आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण हमने लोरेंज रूपांतरण समीकरण स्थापित किए हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है व्युत्क्रम रूपांतरण लोरेंज समीकरण यानी इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यदि हम धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील तंत्र s डैश में किसी घटना विशेष के लिए प्रेक्षित दिक् काल निर्देशांक x डैश y डैश z डैश और t डैश है। हम s डैश निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं और स्थिर तंत्र s में तत्संबंधित मान ज्ञात करने हो तो निम्न व्युत्क्रम समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें s डैश निर्देश तंत्र के मान काल निर्देशांक x डैश y डैश और z डैश और t डैश हमें पता है और हमें उन्हीं मानों को उसी के अनुरूप यानी उसी से संबंधित एस निर्देश तंत्र में अगर मान ज्ञात करना हो तो हम कौन कौन से फॉर्मूले काम में लेंगे, हम कौन कौन से समीकरण काम में लेंगे। पहला समीकरण लेंगे x बराबर एक्स डैश प्लस वी टी बटा अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। इसमें 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर को हम किससे लिखते हैं, हमने अभी अभी ऊपर लिखा है गामा। सामान्यतः सापेक्षता गुणांक गामा कहते हैं, इसको हम गामा से भी लिखते हैं। तो इसके स्थान पर अगर हम गामा लिख दे तो x का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा गामा लिख दिया 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर के स्थान पर, और ऊपर हमारे पास ब्रैकेट में बच गया एक्स डैश प्लस वी टी। ऐसा भी लिख सकते हैं। और y डैश का मान y होगा और z बराबर z डैश होगा और t का मान है, यहाँ पे x नहीं है, ये आप t लिख लेना। t का मान क्या होगा, t डैश प्लस वी एक्स बटा सी स्क्वायर बटा √1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t बराबर गामा ब्रैकेट t डैश प्लस वी एक्स बटा सी स्क्वायर। व्युत्क्रम लोरेंज समीकरण को स्थापित करना हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, केवल और केवल हमें फॉर्मूले ही याद रखने हैं। स्पष्ट है कि लोरेंज रूपांतरण में v को अगर माइनस वी से प्रतिस्थापित करके, v को माइनस वी से प्रतिस्थापित करने का अर्थ क्या है, v क्या है, v है s डैश निर्देश तंत्र, s निर्देश तंत्र के सापेक्ष x अक्ष की धनात्मक दिशा में v वेग से गतिशील है। अगर ये एस डैश निर्देश तंत्र माइनस वी वेग से गतिशील होगा तो उसके लिए क्या होंगे, ये निर्देशांकों के नामांतरणों को परस्पर परिवर्तित करने पर रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं। अब आइए अगला हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल। एक बार हमने छोड़ दिए है, सभी एक साथ करेंगे न्यूमेरिकल। आप फॉर्मूले और सभी को एक साथ नोट करते रहना। लंबाई आकुंचन, पीछे कई परीक्षा में इसे लंबाई संकुचन से प्रकट किया है, तो आप इसका दूसरा नाम भी याद रखें, लंबाई संकुचन। सबसे पहले उचित लंबाई या इसकी परिभाषा याद करेंगे, प्रॉपर लेंथ कंसेप्ट। उचित लंबाई का ये आप अदर नाम भी याद रखें, प्रभावी लंबाई।
क्या है? प्रभावी लंबाई। किसी वस्तु से संबद्ध या जुड़े हुए प्रेक्षक द्वारा अभीष्ट वस्तु से संबंधित राशियों के मापे गए मानों को उचित मान कहा जाता है। देखिए, एक स्थिर छड़ से संबद्ध निर्देश तंत्र में छड़ से जुड़े प्रेक्षक द्वारा मापी गई लंबाई को उचित लंबाई कहते हैं। मान लीजिए एक निर्देश तंत्र है S और उस निर्देश तंत्र S में हम खड़े हैं और उस निर्देश तंत्र में हम खड़े खड़े किसी स्थिर छड़ की लंबाई को माप रहे हैं, तो उसकी लंबाई को हम कहेंगे प्रभावी लंबाई या उचित लंबाई कहते हैं। और इस छड़ के सापेक्ष गतिशील प्रेक्षक द्वारा मापी गई लंबाई को आभासी लंबाई कहते हैं। अगर कोई गतिशील प्रेक्षक है, वो अगर इस छड़ की लंबाई को मापे तो उसको तो हम आभासी लंबाई कहेंगे। और इस स्थिर छड़ है और इस स्थिर छड़ से संबद्ध निर्देश तंत्र में छड़ से जुड़े प्रेक्षक द्वारा मापी गई लंबाई को उचित लंबाई कहते हैं। यदि छड़ है वो गतिशील तंत्र में रखी है, यानी कि छड़ भी तंत्र के साथ गति कर रही है, तो गतिशील तंत्र में मापी गई लंबाई को हम उचित लंबाई कहेंगे। और इस स्थिति में स्थिर तंत्र में मापी गई लंबाई को आभासी लंबाई कहेंगे। आप ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कंसेप्ट के आधार पर हम अनेक सारे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को हल करेंगे। एक बार दोबारा से ध्यान दें। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक निर्देश तंत्र है S और दूसरा निर्देश तंत्र है हमारे पास S डैश। S निर्देश तंत्र क्या है? S निर्देश तंत्र है स्थिर और S डैश निर्देश तंत्र क्या है? गतिशील है। S निर्देश तंत्र में एक छड़ रखी हुई है। अब इस छड़ को हम अगर S निर्देश तंत्र में मापेंगे तो इसकी लंबाई को हम कहेंगे प्रभावी लंबाई या उचित लंबाई। अगर ये छड़ S डैश निर्देश तंत्र में रखी है और गतिशील तंत्र में अगर हम इसकी लंबाई को मापेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उचित लंबाई कहेंगे। याद रखें, अगर निर्देश तंत्र गतिशील है और हम गतिशील निर्देश तंत्र में खड़े हैं तो छड़ को मापेंगे तो वो क्या होगी? उसकी प्रभावी लंबाई होगी। इसके विपरीत अन्य निर्देश तंत्र से मापेंगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी? आभासी लंबाई कहलाएगी। अब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे लंबाई में संकुचन। देखिए, हमारे पास माना एक S निर्देश तंत्र है। X दिशा के अनुदिश एक छड़ रखी गई है। इसकी लंबाई कितनी है? L डॉट। इस चित्र को ध्यान से देखें। आपको S निर्देश तंत्र दिखाई दे रहा है। S निर्देश तंत्र में एक L नोट लंबाई की छड़ रखी हुई है। चूंकि S निर्देश तंत्र में छड़ विराम अवस्था में है, छड़ क्या है? स्थिर है। अतः इस छड़ के सिरों के निर्देशांक x1 व x2 समय को t पर आश्रित नहीं होंगे। अतः छड़ की उचित लंबाई कितनी होगी? x2 माइनस x1 होगी उचित लंबाई। क्योंकि हम S निर्देश तंत्र में माप रहे हैं तो ये छड़ भी स्थिर है और हम S निर्देश तंत्र में खड़े हैं तो इसकी लंबाई क्या होगी? उचित लंबाई होगी। मान लीजिए S डैश निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र के सापेक्ष x दिशा में v वेग से गतिशील है। और अब हम देखिए, हम उठ करके S डैश निर्देश तंत्र में जा चुके हैं। तंत्र S डैश में बैठा प्रेक्षक कौन है? हम प्रेक्षक है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं प्रेक्षक हूँ, आप पढ़ रहे हो तो आप प्रेक्षक है। हम सभी क्या हैं? प्रेक्षक है। तो
हम अब क्या करेंगे, एस निर्देश तंत्र से उठ करके एस डैश निर्देश तंत्र में जाकर बैठ जाएंगे और एस डैश में बैठा प्रेक्षक उसी क्षण यानी समय टी डैश पर छड़ के सिरों के निर्देशांकों को क्रमशः x1 डैश व x2 डैश पर प्रेक्षित करेगा। कहाँ पर प्रेक्षित करेगा, x1 डैश और x2 डैश पर प्रेक्षित करेगा। अतः एस डैश निर्देश तंत्र में प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित छड़ की लंबाई कितनी होगी, एल होगी, और वो कितनी होगी, x2 डैश माइनस x1 डैश होगी। लोरेंज व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण के अनुसार, लोरेंज इक्वेशन के हम रूपांतरण समीकरण है उनके अनुसार अगर हम मान निकालें, x1 x2 का मान निकाले, लोरेंज रूपांतरण समीकरण क्या कहता है, x बराबर गामा x डैश प्लस वी टी डैश, ये फॉर्मूला था। इसको अप्लाई करेंगे, x के स्थान पर x1 आ गया, गामा के स्थान पर गामा है, और x डैश के स्थान पर x1 डैश आ गया, प्लस वी टी डैश के स्थान पर वी टी डैश है। इसी प्रकार हम x2 निकालेंगे, गामा x2 डैश प्लस वी टी डैश। अब x2 में से x1 घटा देंगे, तो x2 में से x1 घटाएंगे और गामा हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो x2 डैश x2 माइनस x1 बराबर आ जाएगा गामा x2 डैश माइनस x1 डैश। यहाँ पे प्लस नहीं है, ये क्या है, माइनस है। मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, ये क्या है, यहाँ पे माइनस है, x2 डैश माइनस x1 डैश है ये। अब देखिए इसमें हम मान रख देंगे, x2 माइनस x1 प्रभावी लंबाई आई थी हमारे पास L नोट बराबर गामा, और x2 डैश माइनस x1 डैश ये क्या है, आभासी लंबाई L है, तो L नोट बराबर गामा इंटू L। छड़ की आभासी लंबाई कितनी हो जाएगी, L बराबर क्या हो जाएगा, L नोट बटा गामा, और L नोट बटा गामा का मान रख देंगे 1 माइनस 1, गामा का मान लिख देंगे, गामा बराबर 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। ठीक है, हमने गामा का मान रख दिया। ये गामा का मान जो ही हम रखेंगे बट्टा में, एक बट्टा में है, एक बट्टा में है तो वो वापिस ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L नोट इंटू 1 माइनस 1, ये माइनस है, 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर इंटू टू द पावर 1/2। तो ये किसकी लंबाई हो जाएगी, आभासी लंबाई है L बराबर L नोट बटा गामा L नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। याद रखें न्यूमेरिकल हल करने के लिए। इस संबंध को छड़ की अपनी लंबाई के समांतर गति करने पर उत्पन्न लोरेंज फिट्जगेराल्ड आकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोरेंज फिट्जगेराल्ड आकुंचन, याद रखें इनको। अब देखिए छड़ के आकुंचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार होंगे। यहाँ तक ये सूत्र को स्थापित करना आप यहाँ तक डेरिवेशन के लिए याद रखें। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल के बाहर आएंगे, उनको हम पढ़ेंगे। गति की दिशा के अनुदिश छड़ की लंबाई में आकुंचन प्रेक्षित किया जाता है। यानी अगर छड़ x दिशा में गतिशील है तो हमें संकुंचन x दिशा में ही प्रतीत होगा या प्राप्त होगा। y और z दिशा में हमें संकुंचन या आकुंचन प्रेक्षित नहीं होगा। गति की दिशा के अनुदिश छड़ के लंबाई के लंबवत दिशा में आकुंचन नहीं होता है। परीक्षा में ये छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि माना आपके पास S और S डैश दो निर्देश तंत्र है। S डैश निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र के सापेक्ष x अक्ष की धनात्मक दिशा में v वेग से गतिशील है, तो आप बताइए y दिशा में छड़ के आकुंचन या छड़ के लंबाई में संकुचन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो y दिशा में आकुंचन या संकुचन होगा ही नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखिए,
यदि गतिशील निर्देश तंत्र का वेग v प्रकाश के वेग की तुलना में अल्प हो तो इस स्थिति में आभासी लंबाई और प्रेक्षित लंबाई और उचित लंबाई बराबर होगी। आभासी लंबाई का दूसरा नाम है प्रेक्षित लंबाई और उचित लंबाई का दूसरा नाम क्या है? प्रभावी लंबाई। आप इनमें अंतर रखें। अगला देखिए, चौथा बिंदु देखिए, आकुंचन प्रेक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि छड़ के सिरों के निर्देशांक दोनों निर्देश तंत्रों में एक ही क्षण मापे जाएं। इस सिद्धांत को सापेक्षिकता का समकालीनता सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए, प्रतिशत आकुंचन याद करते हैं। प्रतिशत आकुंचन या प्रतिशत संकुचन हमें न्यूमेरिकल हल करने के लिए पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत में संकुचन हुआ या लंबाई में कितने प्रतिशत आकुंचन हुआ, ऐसे हमसे पूछा जाता है। हम छोटी कक्षाओं में प्रतिशत निकालना जानते हैं। प्रतिशत हम लाभ हानि की प्रश्नावली में ज्ञात करते थे। कैसे ज्ञात करते थे भाई? लाभ हानि की प्रश्नावली में प्रतिशत या तो लाभ होता था या हानि होती थी। यहाँ पर आकुंचन है यानी संकुचन है, यहाँ पर तो हानि है। तो हम प्रतिशत हानि किस प्रकार ज्ञात करते थे, उसी प्रकार हम प्रतिशत आकुंचन ज्ञात करते थे। हम याद कीजिए, प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए आपको गुरुजी ने ऐसे सूत्र बताया था कि जब भी आपको प्रतिशत हानि ज्ञात करने हो तो आप क्या लिखेंगे? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ऐसा लिखेंगे। आपको ऐसा बताया गया था, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 ऐसे लिखेंगे तो आपको प्रतिशत हानि आएगी। हमारे पास यहाँ पर हानि कितनी है भाई? हानि को नोट करेंगे। हानि कैसे ज्ञात करते थे हम? हानि कैसे ज्ञात करेंगे हम? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ ज्ञात करेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप ये ना सोचना कि हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाएंगे। हानि ऐसे ज्ञात करते थे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कितने में हम खरीदा माइनस कितने में हमने बेचा। पहले हमने क्या किया? खरीदा। बाद में हमने क्या किया? बेचा। यहाँ पर हमने क्या किया? पहले हमने किसका मापन किया? पहले हमने प्रभावी लंबाई का मापन किया। बाद में हमने किसका मापन किया? आभासी लंबाई का मापन किया। तो ये हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बट्टा हमने क्या लिखते थे? हानि बटा क्रय मूल्य लिखते थे। क्रय मूल्य यानी पहले वाला। पहले हमने क्या किया था? एल नोट का मापन किया था। गुणा में किसको करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है? प्रतिशत आकुंचन ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। आप ये न्यूमेरिकल आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन सभी न्यूमेरिकल हम एक साथ करवाएंगे। कर सकते हो आप आसानी से। ये भी ज्ञात कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। अगला हमारा टॉपिक है समय विस्फारण या काल विस्फारण भी इसका एक अन्य नाम है। आप अन्य नाम नोट करें। देखिए, सापेक्षिक गति करते हुए, भाई आपेक्षिक और सापेक्षिक गति तो आप जानते ही हो। सापेक्ष गति और आपेक्ष गति आप ट्रेन वाले जो सवाल किए थे ना छोटी कक्षाओं में, औसत चाल, औसत दूरी, सापेक्ष चाल,
उसमें आपने पढ़ा होगा, वही सापेक्षिक गति है ये। सापेक्षिक गति करते हुए प्रेक्षकों के लिए किसी घड़ी के दो क्रमागत टिक टिक के समय अंतराल के मान में अनुभव होने वाली वृद्धि को समय विस्फरण कहते हैं। टिक टिक यानी घड़ी के 2 सेकंडों के बीच में टिक टिक ऐसे होता है, उसका ही ये अंतराल है। सापेक्षिक गति करते हुए दो प्रेक्षक होने चाहिए, दोनों की घड़ी है, उनके क्रमागत टिक टिक के समय अंतराल के मान में अनुभव होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं? काल विस्फारण, टाइम डायलेशन कहते हैं। मान लीजिए एक घड़ी है, वो एस निर्देश तंत्र में स्थिर अवस्था में है। किसी घड़ी से संबद्ध निर्देश तंत्र में घड़ी द्वारा मापे गए समय अंतराल को उचित समय कहते हैं। अब हम एस निर्देश तंत्र में घड़ी से समय का मापन करेंगे तो वो क्या होगा? उचित समय होगा, क्योंकि घड़ी कहाँ रखी है? एस निर्देश तंत्र में स्थिर अवस्था में रखी है। और एस निर्देश तंत्र कैसा निर्देश तंत्र है? स्थिर निर्देश तंत्र है। तो वो मापा गया समय क्या होगा? प्रॉपर टाइम, उचित समय होगा। और इस समय अंतराल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टॉय द्वारा। ये टॉय, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तथा घड़ी के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील प्रेक्षक द्वारा मापे गए समय को आभासी समय कहते हैं। गतिशील निर्देश तंत्र में मापा गया समय अंतराल आभासी समय होगा। अब हम मान लेते हैं कि अभीष्ट निर्देश तंत्र S में घड़ी x बराबर 0 स्थिति पर स्थित है तथा दो क्रमागत घटनाओं यानी दो क्रमागत टिक टिक की आवाज़ के लिए प्रेक्षित समय क्रमशः t1 और t2 है। इस घटना में लगे समय अंतराल का मान कितना होगा? डेल्टा टी यानी टॉय t2 माइनस t1। यह समय अंतराल घड़ी से संबद्ध तंत्र में मापा गया है, अतः यह कैसा है? उचित समय है, क्योंकि एस फ्रेम की बात कर रहे हैं। अब हम एस डैश में जा रहे हैं कि अब हम आभासी समय अंतराल की बात करेंगे। एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष एक्स दिशा में विवेक से गतिशील है, तो इसमें घड़ी की उसी स्थिति एक्स बराबर 0 डैश पर इन क्रमिक घटनाओं के लिए हम प्रेक्षित समय को t1 डैश और t2 डैश से माप सकते हैं। अर्थात घटना घटित होने में लगे समय अंतराल का मान क्या होगा? डेल्टा टी डैश बराबर t2 डैश माइनस t1 डैश। यह समय अंतराल क्या है? आभासी समय अंतराल है। तो अब हम लोरेंज रूपांतरण समीकरणों से क्या लिख सकते हैं? t1 डैश का मान क्या होगा? गामा t1 माइनस वी एक्स बटा सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? गामा डैश गामा t1 लिख देते हैं x बराबर 0 पर। t2 डैश का मान क्या होगा? गामा t2 माइनस वी एक्स बटा सी स्क्वायर, इसे हम लिख देते हैं गामा t2। अब t1 डैश और t2 डैश का मान लिख देंगे तो t2 डैश माइनस t1 डैश क्या होगा? 9.28 में से 9.27 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमारे पास मान आएगा गामा t2 माइनस t1 बराबर, गामा का मान रख देंगे t2 माइनस t1 तो टॉय है ही, टॉय बटा √1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, और t2 डैश माइनस t1 डैश क्या है? डेल्टा टी डैश, तो डेल्टा टी डैश बराबर आ जाएगा टॉय बटा √1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। अतः गतिशील निर्देश तंत्र में उन्हीं घटनाओं को प्रेक्षित करने के लिए लगे समय अंतराल का मान अधिक होगा। इस प्रभाव को समय विस्फारण या विस्फरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में गतिशील निर्देश तंत्र में दो क्रमागत घटनाओं के समय अंतराल का मान स्थिर निर्देश तंत्र की तुलना में अधिक प्रतीत होता है। यानी स्थिर निर्देश तंत्र की तुलना में गतिशील निर्देश तंत्र में हमें टाइम ज़्यादा अनुभव होगा। स्थिर घड़ियों की तुलना में गतिशील घड़ियां हैं वो सुस्त चलती हुई प्रतीत होंगी। इसके बाद हम आगे का टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।